नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक धाकड़ विज्ञान पथ टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि 2025 नीट एग्ज़ाम जो 4 मई को होने वाला है आप देने जा रहे हैं और कुछ लास्ट मोमेंट चल रहा है। दिल की धड़कनें आपकी बहुत बढ़ रही होगी और मन में बहुत ख्याल अच्छे बुरे सब आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार उन 3 घंटे में हम ऐसा क्या करें कि हम उस पार चले जाएं, सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं और हमारी जीवन बदल जाए एकदम से। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लाया हूं कि लास्ट के कुछ 4 से 5 दिनों में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि भैया हम 35 क्वेश्चन से ऊपर चले जाएं, कि हमें पता चल जाए कि यार ऐसा क्या पढ़ें जो हमारे मतलब यूँ समझ लो कि कन्फर्म हो जाए कि भाई केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा चल रहा है, जिनका बायोलॉजी बहुत शानदार है, लेकिन केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही। केमिस्ट्री को समझ में सब आता है बेटा, सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपन उन पॉइंट पर काम करने के लिए मिले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिस पे क्वेश्चन आना कन्फर्म होता है। लास्ट ईयर PYQ देखोगे आप तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है बेटा। तो अपन टॉपिक वाइज बात करते हैं कुछ लाइक मोस्टली इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर, ठीक है बेटा। तो ले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, और वो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब आप 10th पास करके 11th में आते हैं तो सबसे पहले आप इससे सामना होता है, ठीक है बेटा। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो हर साल लगभग क्वेश्चन देता है। वो टॉपिक कौन सा आपको पता है? वो है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में बेटा अगर 3 फॉर्मूले आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। आपको ध्यान रखना है बस कैलकुलेशन का, ठीक है। तो उस पर 3-4 क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। इसमें आपको सबसे बड़ा जो पॉइंट ध्यान रखना है, पढ़ना है, उसको मोल कंसेप्ट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लगभग आता है। तो आप क्या करिए कि इसके 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है बेटा। एक तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है बेटा। तीनों बता दिए। देखो ऐसे रिवीजन करना आपको और उस पर एक दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक बेटा। चलो ओके, एक क्वेश्चन इसमें अगर और कुछ पढ़ोगे आप तो यानी वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां से क्वेश्चन तो आना पक्का है। क्यों आना पक्का है? क्योंकि बेटा एक 12th में चैप्टर है जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, ये उसमें भी आता है और ये यहां पर भी है। और आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट तो है वो है मोलारिटी, ठीक है, जिसको फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको 1-2 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा है नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी में बस थोड़ा सा चेंज होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट को थोड़ा सा और पढ़िए ताकि रिडॉक्स में हेल्प हो जाए। ओके, फिर आते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से लिखते हैं। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट बच गया जिसका नाम है मोलैलिटी, ठीक है बेटा, मोलैलिटी। और अगर आपको मोलैलिटी आ गया तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाएगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। तो यानी एक तीर से आप 3 शिकार कर सकते हैं। यहाँ का क्वेश्चन भी हो जाएगा, सॉल्यूशन का भी। इनके फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए और उस पर एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 5 से 10 मिनट तो देना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तो इनको सोल्व्ड क्वेश्चन जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा ही आने वाला है, ठीक बेटा। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा। अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो आप इसमें स्टोइकियोमेट्री पर जा सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है बेटा। और ये भी देखो सिंपल सा, आप सब्जी मंडी में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भैया करीब करीब 5 किलो एप्पल लाने हैं आपको। तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल आपको 150 रुपये का मिल रहा है तो फिर आप देखें कि 1000 रुपये आपको दिए गए हैं, कितने किलो एप्पल आएंगे। सेम मोल भाव यहाँ पर किया जाता है। कैसे? अरे भैया कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म करेंगे तो लाइम और CO2 मिलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर 100 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कितना लीटर CO2 मिलेगा। तो ये बेटा थोड़ा सा अगर आप ट्राई करो, पूरा देखा जाए
1 आवर का है। 1 आवर में आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का भी आ रहा है और इस चैप्टर का अपना भी कुछ है, तो 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ते हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, लेकिन पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक तरफ और 2 टॉपिक एक तरफ, वो 2 टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पहले वही लिखूंगा और वही लिखूंगा, उसका नाम है क्वांटम नंबर। बेटा क्वांटम नंबर से क्वेश्चन बहुत आ रहा है और अभी आप सो नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है। लाइक आप किसी शहर में रहते हो, किस गली में, किस मकान में, किस रूम में रहते हो, भाई ऐसे ही एड्रेस होता है। तो ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है। और कितने क्वांटम नंबर है? 4, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इसके बारे में पढ़ना है बेटा, डिटेल क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो नीट 2025 में मुझे लगता है वो 2 से 3 क्वेश्चन तो सही करके ही रहेगा। देख लो, इतनी छोटी सी बात इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और करीब करीब 3 क्वेश्चन। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? डायरेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो बेटा आप एनर्जी लेवल, यानी जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल, किसने बोला था? ओब्बो ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एंटर इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो ये कर सकते हो आप, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं तो फिर तो बेटा आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पता कर लोगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आपने रिवीजन किया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक ये भी पता चल जाएगा। और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पता चल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पता चल जाएगा। यानी हम बेटा डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप इतने क्वेश्चन और कर सकते हो जिन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट है, कुछ एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है, बाकी सब जगह यही फॉलो होगा। ठीक है बेटा, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बोलोगे सर बाकी में क्या पढ़ें? बाकी में मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। बोहर के फॉर्मूले, बोहर मॉडल के फॉर्मूले हैं बेटा, जिसमें आपको 2 पढ़ना है, एनर्जी और रेडियस। ठीक है, यानी बोहर्स थ्योरी। ठीक है, बोहर थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है? एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला, और दूसरा है बेटा रेडियस का फॉर्मूला। याद है आपको? एनर्जी -13.6 Z²/9² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, रेडियस ऐसे ही टिप पे याद रहेंगे, तभी तो 3 घंटे में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा और टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, रेडियस का 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे याद रखो, लिख के करो। ठीक है बेटा, बोहर्स थ्योरी में आपको ये पढ़ना है। ठीक, अब बच्चा खोजा जिसमें एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बेटा, एक ही फॉर्मूला है बेचारा। रेडबर्ग क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में एक क्लास से दूसरी क्लास में कूदता है, इधर उधर जंप लगाता है, तो बेटा उसमें एनर्जी, फोटोन, यानी जो एनर्जी इमिट होती है उसमें फोटोन की एनर्जी कैसे निकालें, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, वेव नंबर कैसे निकालें, तो उसका फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला है? 1/λ RZ² 1/n1² -1/n2²। ठीक है बेटा, n1 n2 आपको पता ही होगा, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड ऐसे हैं, तो इनके नंबर लिखते जाओ। और n2 का मतलब वही होता है कि जैसे वो लाइन का नंबर है उसके बाद 2, 3, 4। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह ध्यान रखें, बहुत बढ़िया है। लास्ट एक डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो अगर ये कर लेते हो तो फिर तो बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है इन्हीं पे आपको फोकस करना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टार्टिंग है जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, और उसके बाद ये वाले पढ़ने हैं। 1 से 1.5 आवर इसमें देना है, 1 आवर उसमें देना है, ये 2 चैप्टर। ठीक है बेटा, तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 चैप्टर की बात करते हैं अपन। तो बेटा अपन बात कर चुके हैं 2 टॉपिक के बारे में, 2 चैप्टर के बारे में,
बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी खास बातें हो चुकी है। अब तीसरा चैप्टर आता है अपना पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में बेटा ये है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूट है। सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। अगर सीधा कोई पी ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़ रहा है तो उसको अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उसको भाग के यहाँ आना पड़ता है, पहले इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें बेटा पढ़ना क्या है, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है। देखो स्क्रीन पर मैंने आपको लगा रखा है, 4 से 5 चीज़ें हैं इसमें सबसे खास। सबसे पहले तो आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि एलिमेंट का एड्रेस कैसे पता करें। देखो पीरियड ब्लॉक ग्रुप फाइंडिंग, अगर कोई एलिमेंट का जेड एटॉमिक नंबर दिया है या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो बेटा ग्रुप, पीरियड और यहाँ पर जो ब्लॉक है वो कैसे पता करें। तो मैं अगर बोल के बताऊँ थोड़ा, बाकी एग्जाम्पल है, तो ब्लॉक पता करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है। अगर डी में गया तो डी ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक। ठीक है बेटा। ग्रुप कैसे पता करें, ग्रुप तो बेटा ये है कि जैसे एफ ब्लॉक का तो हमेशा ही थर्ड ग्रुप होता है ना। एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन है कि दो, अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 है तो सेकंड ग्रुप। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आपको इसमें जरूर इस पे 2-4 क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज पर। ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बेटा, हर साल इन पे क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 आती हैं। एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज, ग्रुप में इंक्रीज, बट ये तीनों बाकी सेम हैं। देख लो ये तीनों पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रुप में डिक्रीज, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक बेटा। इनके एक्सेप्शन मत भूलना। याद है आपको एक्सेप्शन? आई होप कि आपको एक्सेप्शन याद होगा कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में कुछ गड़बड़ होती है। गैलियम या तो स्मॉलर हो जाता है या बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो जाता है। ठीक है। सेम अगला एक्सेप्शन आपको याद है बेटा, डी ब्लॉक में टाइटेनियम से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ेगा ZR तक, लेकिन जैसे ही HF आता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। अभी मैं हिंट में बोल रहा हूँ, डिटेल आपको डी ब्लॉक में बताएंगे। ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन। ये है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं आयोनाइजेशन पे। आयोनाइजेशन पीरियड में इंक्रीज होता है बट हमेशा नहीं होता है, एक्सेप्शन आते हैं। आपको आई होप यहाँ पे भी एक्सेप्शन पढ़ना चाहिए। इस पे क्वेश्चन नीट में आ गया है, 3 से 4 बार आ गया है। क्या है बेटा? तो बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, लेकिन बेरिलियम का ज़्यादा, वैसे ही मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है यहाँ पर एल्यूमिनियम से। इसका रीजन भी पूछ चुके हैं। ठीक है, एक तो ये पढ़ना, इसका रीजन भी पढ़ लेना। ओके। फिर इसी में आगे जाए तो बेटा नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस का ज़्यादा सल्फर से, ये जरूर पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। आयोनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यही है, बाकी नीचे जाते हैं तो जहाँ जहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे ये भी आएगा। ठीक बेटा। ओके। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा शक्ति, कितनी चाहत है। ठीक है बेटा। ये भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज, लेकिन जो एलिमेंट बहुत ही आलसी है, बोले तो नोबल गैस, उनमें ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, याद है आपको, डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें भी आपको एक्सेप्शन पढ़ना है। याद है आपको एक्सेप्शन? फ्लोरीन से ज़्यादा होता है क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, ऐसे ही कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस। ये एक्सेप्शन मत भूलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसका रीजन भी आ चुका है। इसमें एक्सेप्शन बिल्कुल कम है बट इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक बेटा। और एक काम की बात बताऊं आपको, ये एटम का प्रॉपर्टी है, ये भी एटम का, ये भी एटम का, बट ये एक बॉन्ड का प्रॉपर्टी है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ना इसको मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने इसके फॉर्मूले दिए हैं, बट क्वेश्चन आएगा विच इज़ नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा। तो ये है पीरियोडिक टेबल, इनके एक्सेप्शन और इनके ट्रेंड जरूर पढ़े। अब आते हैं 4th पॉइंट पर। ठीक है बेटा। 4th पॉइंट पर आते हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है।
केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपको जानना है कि सर ऐसा टॉपिक बता दो जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बेटा सबसे पहला है डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट। कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, आपको इस पे जल्दी ही एक वीडियो मिलने वाला है, आज या कल में, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पोलैरिटी, नॉन पोलर, ये सब इसी से पता लगाते हैं, इससे जरूर पढ़ लेना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप का है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये सबका वैसे बहुत अच्छा टॉपिक होता है, फेवरेट भी है, इजी भी है, आप कर लोगे। बट मिस्टेक मत करना कि ज्योमेट्री अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर अलग है बेटा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो देख लेना, मिस्टेक ना हो, ओके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही एक्सेप्शनल थ्योरी है बेटा। कैसे? बाकी सब टॉपिक अलग होते हैं, बट MOT का पूरा थ्योरी अलग, एक नया ही पॉइंट, नई दुनिया होती है इसकी, है ना। इसमें ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ते हो जो आपने केमिस्ट्री में कहीं और जगह नहीं देखे हैं। तो यहाँ बेटा मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, और इस साल भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ो, ये कन्फर्म हो जाने चाहिए। इसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, इन पर थोड़ा और फोकस कर लेना, ठीक है बेटा। तो केमिकल बॉन्डिंग की ये बात हुई। अब आते हैं अगला पॉइंट। तो बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 5, और इसमें अपन चल रहे हैं जो सबसे खास है केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम आपको पता है 2 टाइप का है, तो अपन बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक होता है केमिकल, ठीक है बेटा, और एक होता है आयोनिक। मैंने सुना है कि बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत डरावना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, बट आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ बताओ ऐसा कि जहाँ से हम पढ़ें और हमारा क्वेश्चन हो जाए। बात यह है, बट पढ़ने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल ही है बेटा, है ना। तो मैं पहले केमिकल की बात कर लूँ बेटा। बहुत ईजी है ये तो। आपको पढ़ना क्या है, देखो आपको सबसे पहले पढ़ना है कि Kp और Kc में रिलेशन क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 होते हैं, Kp और Kc। आपको फॉर्मूला याद है, Kp इजिकल टू Kc और RT की पावर डेल्टा Ng। इस पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है बेटा। दूसरा आपको पढ़ना है ले चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ले चैटलियर प्रिंसिपल, ये पढ़ना आपको, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत इजी भी है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल के अंदर, ठीक है बेटा। और Kp Kc लिखना आना चाहिए। और एक कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आपको याद है, अगर मैं पूछूं कि H2 + I2 और 2HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको गिवन है, सपोज K = 100, तो मैं पूछ लेता हूँ 1/2H2, 1/2I2 और HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आप मैंने ट्राई कर लिया, बता दिया, इन तीनों पे जरूर वर्क करना, एक क्वेश्चन इस साल मिलेगा, ठीक बेटा। आयोनिक की बात करते हैं बेटा। आयोनिक में आप सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है बेटा। एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ना, लेकिन उसमें आपको पढ़ना है एक तो लुईस कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस, ये एक ऐसा है बेटा जो तीनों सब्जेक्ट में पूछते हैं। लुईस एसिड बेस फिजिकल में, केमिक और ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तीनों में आता है। ये इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगला आप पढ़ोगे कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस, आपको पता है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है? अरे बेटा, अगर जैसे वाटर है H+ दे देता है तो बनेगा क्या, OH-। तो वो जो जोड़ी होती है वाटर की और OH- की, उसको ये बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है। लेकिन अभी मैं वेरी इंपॉर्टेंट पे नहीं आया हूँ। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर आता है पीएच कैलकुलेशन। पीएच बहुत सारी होती है, लेकिन बेटा इसमें से आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है वो वीक एसिड और वीक बेस का सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा। इसके फॉर्मूले आपको याद होंगे, याद हैं, जैसे Ka = C∝², ये ऐसा एक फॉर्मूला है। यहाँ से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, और C = यहाँ पर जो भी आपको बोला गया है कंसंट्रेशन, जैसे कि अगर मैं H+ बोलूँ तो = C∝,
ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड के बारे में मैंने लिखा, ऐसे ही Kb इजिकल टू सी अल्फा स्क्वायर, इस पे जरूर क्वेश्चन कर ले, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट आता है सॉल्ट एनालिसिस, है ना, सॉरी सॉल्ट के जितने भी क्वेश्चन है, सॉल्ट वैसे 4 टाइप का है था कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। तो इसमें 4 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। इन चारों के फॉर्मूले हैं बेटा पीएच के, जरूर लिख लेना, लिस्ट बना लो, ताकि एग्जाम से जस्ट 2-1 घंटे पहले आप इनको दर्शन करते जाओ, देखते जाओ, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अगला चौथा है बफर, ठीक है बेटा। बफर सॉल्यूशन भी क्वेश्चन आते हैं, बफर एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा बफर है कौन सा नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर भी आप जरूर, तो मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में हो जाएगा, आप अभी भी समय है, 3 से 4 घंटे में इसको जरूर पूरा कर सकते हो। बफर सॉल्यूशन के बाद आपको याद है एक लास्ट पॉइंट आता है KSP और कॉमन आयन इफेक्ट, उसमें कॉमन आयन इफेक्ट मत छोड़ना, ये आपको जरूर करना है, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाने वाले हैं केवल आयोनिक इक्विलिब्रियम पे, ताकि वो आप और थोड़ा सा डिटेल में जान सको कि सर हमें क्वेश्चन कैसे करना है। बट ये पॉइंट पे आप समरी तैयार रखो, ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लें, ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम की ये कहानी, ठीक। आगे बढ़े अपन, तो अब आता है अगला पॉइंट अपना छठा, वो है थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है बेटा। थर्मोडाइनेमिक्स ये भी न्यूमेरिकल वाला ही है, लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं रटे रुटाए, जिस पे सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है बेटा। कौन सा याद है, इसमें आता है फ्लॉट। फ्लॉट बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये है डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस W, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आता है, अगर एक सिस्टम 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और 50 जूल वर्क डन करता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो प्लस में, दे रहा है तो माइनस में, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस, बाय द सिस्टम है तो माइनस, ठीक है बेटा, इसको जरूर कर लें। एक अगला आता है बेटा एंथैल्पी, ठीक है, अगला फॉर्मूला है एंथैल्पी, ठीक है बेटा। एंथैल्पी प्लस इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, आपको पता है एंथैल्पी को एस से लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से, और इसका फॉर्मूला सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी, जिसको हम डेल्टा NGRT भी बोल सकते हैं। जरूर न्यूमेरिकल कर लेना, इस पे नीट में बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक बेटा। तीसरा मैं वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो बोलूँगा आइसोथर्मिक प्रोसेस, क्या बोलूँगा, आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक मतलब पता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर वर्क डन पूछा जाता है बेटा। वर्क डन वैसे 3 टाइप का है, अच्छा 3 टाइप का कैसे, एक तो है बेटा फ्री एक्सपांसन, अगर किसी गैस का एक्सपांसन फ्री हो रहा है यानी एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन क्या लिखोगे, 0। तो बहुत सी बार क्वेश्चन करने में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आंसर 0 आ जाता है। तो याद रखना फ्री एक्सपांसन वैक्यूम क्या है, वहाँ पर P एक्सटर्नल 0 होता है बेटा, इसमें ये काम की बात है, ध्यान रखना। ओके, अगला आता है इररिवर्सिबल, ठीक है बेटा। इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो W इजिकल टू माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज आपको ऐसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पे आता हूं, इसमें भी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें वर्क डन आपको पता है -2.303 nRT log V2 बाय V1, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, -2.303 log nRT log V2 बाय V1। इस पे क्वेश्चन, यानी इन तीनों में देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। कितने पॉइंट हो गए, 3। एंड द लास्ट क्या है पता है, एंथैल्पी के बाद अब आते हैं गिब्स एनर्जी, कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लास्ट क्राइटेरिया कौन बताता है, गिब्स एनर्जी, और फॉर्मूला है बेटा डेल्टा G नॉट इजिकल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डॉट डेल्टा S नॉट, ठीक है।
दो चीज़ें तो पढ़ ली आपने, गिब्स एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज अगर नहीं दे रखा हो तो डेल्टा एस नॉट इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन टी, इससे निकाल लेना, ठीक है बेटा। और डेल्टा जी अगर ध्यान रखो तीन चीज़ें हैं, कैसे, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो बेटा ये है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जीरो आ जाता है तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम, माइनस अगर आ गया तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो चेक कर लेना कैसे क्या, इन पे क्वेश्चन आने वाला है, पेपर में देख लेना, बाद में सबसे पहले न्यूमेरिकली आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। प्लॉट, ये फॉर्मूला, फिर उसके बाद आइसोथर्मिक प्रोसेस और ये, ठीक बेटा। थर्मो के अंदर सबसे पहले आप ये पढ़ें, टाइम हो तो फिर बाकी चीज़ों पे जाएं, ठीक है। अब आते आगे, जैसे अगला पॉइंट है अपना 7 पार्ट, उसमें है रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में बेटा दो चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे, अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो पूछेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा, ये पूछेंगे सबसे पहले तो। दूसरा सबसे बड़ा जो हर साल क्वेश्चन आ सकता है वो है बेटा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया MnO4 माइनस और इधर लिख दिया Fe+2, ये है H प्लस, और इधर ले लिया Mn+2 प्लस यहाँ पर ले लिया Fe+3, ठीक है बेटा, और साइड में इधर कर लेते हैं वाटर, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन क्या आएगा देखो, सपोज आपको ऐसा मिल गया तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे y और यहाँ पर z, ठीक है। तो बताएगा x y z क्या है, इसको बैलेंस करना है। तो अगले आगे के एक दो वीडियो में आप ज़रूर हमें से कनेक्ट रहें, तो आपको ये पूरा बैलेंसिंग बताएंगे, ठीक है, ताकि आप इस पर क्वेश्चन कर सको। ये क्वेश्चन आना पक्का है ऐसे कैसे, ठीक है बेटा। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है, आगे चलते हैं अपन। अब आते हैं लास्ट, जैसे इसमें अगला पॉइंट बचा है जैसे कि पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक 11th की बात कर रहे हैं अगर अपन पी, तो 11th में आपके 13 ग्रुप है, 13 एंड 14 ग्रुप, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं, कैसे कि सर पी ब्लॉक में पढ़े क्या, बहुत सारा कोर्स तो हटा दिया, बहुत सारा है। तो मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने की बोलूँगा कि स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में जो प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन दे रखा है वो आप पढ़ें, ठीक है बेटा। इनमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन मतलब क्या कि बेटा आपको सबसे पहले एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और हो सकता है यहाँ तक कि डेंसिटी भी थोड़ा कभी पूछ ले, ठीक है। फिर आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज़ें, और फिर इनके ऑक्साइड, फिर इनके हैलाइड, और फिर इनके अगर कोई हाइड्राइड पॉसिबल है तो वो, इनका वेरिएशन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आपको पूरे पी ब्लॉक में ये काम सबसे पहले करना है। आपको जो एनसीईआरटी है उसमें भी टेबल दे रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उनमें इनका वेरिएशन के ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या है वो पढ़ना है। आई बात समझ में। तो 13 14, अब इसमें आप इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पढ़ो तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि इसको बोलते हैं डाइबोरेन, इसको बोलते हैं जैसे बोरिक एसिड H3BO3, और लास्ट इसको बोलते हैं Na2B4O7, ठीक है। ये कंपाउंड है ग्रुप 13 के, बोरोन के। बेटा इसमें क्या हो रहा है कि इनका बनाने का मेथड, प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कोर्स में नहीं है। तो फिर क्या है, इनकी स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें बनाना बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें बनाना बॉन्ड है तो वो कौन से हैं, 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक, 3 सेंट्रिक 4 इलेक्ट्रॉनिक, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आ रही है बेटा, ये तो पूछेंगे क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो जाता है। आपको पता है ये बोरिक एसिड है, आपको इसको देखने से लग रहा होगा कि ये 3 प्रोटॉन देगा, नहीं बेटा, ये लेविस एसिड है, प्रोटॉन नहीं देता, ये तो और भिखारी है, लोन पेयर को गेन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये ऐसा नहीं कि इसका यहाँ का टॉपिक है, अपन किसी और केमिकल बॉन्डिंग से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज़ अ लेविस एसिड। ये है बोरेक्स। बोरेक्स में स्ट्रक्चर पता है कितने बोरॉन, 4। आपसे पूछेंगे कि चारों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या, नहीं है बेटा। क्या पता 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है
और बाकी 2 बोरॉन का sp3 होता है। इसमें टोटल बॉन्ड कितने ये आ सकता है। तो बेटा इसमें जो भी कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर बेसिस जरूर आपको थोड़ा पढ़ना है, तो यहाँ से आपके वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड, हैलाइड, हाइड्राइड, ये चीज़ें बहुत पढ़नी हैं। इसमें बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी का रिवीजन जरूरी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11th का पोर्शन है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं जिसमें आपको 12th के बारे में बताएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गया अपना, D&F ब्लॉक रह गया अपना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रह गया, और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, उनके बारे में क्या पढ़ना है। तो ये पॉइंट जो मैंने आज बताए हैं एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो 11th का 75% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।